बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं जी अपनी 10th क्लास इस्लामियात लाजमी का हम लोगों ने बाब नंबर जो है वो 6 स्टार्ट किया हुआ है। उसका आज हम पढ़ेंगे लास्ट सबक, जो कि है आप लोगों के पास उलमा ओ मुफक्किरीन। इस बाब शिशम में यानी कि बाब 6 हदायत के सरचश्मे और मशाइर इस्लाम में हम लोगों ने टोटल 7 सब हेडिंग 7 चैप्टर्स जो है वो हम लोगों ने स्टडी किए, जिसमें पहले हम लोगों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, हज़रत उमर बिन अलास को भी डिस्कस किया, हज़रत जाबिर को पढ़ा, हज़रत अनस बिन मालिक को पढ़ा था, कुछ फिर सहाबियात को और सूफिया कराम को हमने डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी उलमा व मुफक्किरीन के उलमा व मुफक्किरीन में सबसे अहम उलमा कौन से हैं, उनके इखलाक को सफ़ात कैसी थी, माशरे के लिए उन्होंने किस तरह से जो अपनी खिदमात सर अंजाम दी, ये सब कुछ हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे, जो क्या है जी आपका चैप्टर नंबर 28 बाब शिशम का ये लास्ट लेक्चर होगा, लास्ट सबक होगा। और उसके बाद सिर्फ हमारे पास जो है वो अगले बाब 7 यानी हफ्तम के 2 चैप्टर्स रहते हैं, जो कि असर हाजिर से टॉपिक से रिलेटेड बेस्ड होते हैं। और वो चैप्टर्स जो होते हैं वो सबसे ईजीएस्ट चैप्टर्स होते हैं पूरी बुक में से। तो ये है जी हमारे पास आज का लेक्चर उलमा व मुफक्किरीन, पेज नंबर 98। उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करते जाएंगे, साथ साथ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को भी मार्क करते जाएंगे, और लास्ट पे रह जाते हैं जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि हम लोग अपने हेडिंग के साथ डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 98 में है जी सबसे पहले उलमा जो आ रहे हैं हमारे पास, वो है शेख इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह। शेख अबू बकर मुहय्यिद्दीन मोहम्मद बिन अली अल मरूफ शेख अकबर और इब्ने अरबी 17 रमज़ान 560 हिजरी यानी कि 28 जुलाई 1168 ईस्वी को मरसिया यानी कि उंदलस का एक इलाका है जहाँ पे वो पैदा हुए। और ये फर्स्ट लाइन आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन देती है, जो आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कि इब्ने अरबी का मुकम्मल नाम तहरीर करें। उनका मुकम्मल नाम है जी शेख अबू बकर मुहय्यिद्दीन मोहम्मद बिन अली अल मरदूफ। उन्हें इन शॉर्ट फॉर्म उन्हें कहा जाता है जी शेख अकबर। उनका मुकम्मल नाम क्या है? शेख अबू बकर मुहय्यिद्दीन मोहम्मद बिन अली। आप रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक हातिम ताई के कबीले ती से था, यानी कि हातिम ताई के कबीले से वो बिलोंग करते थे। आप 580 हिजरी में अशबीलिया चले गए, जहां इल्म मार्फत का मरकज था, जहां उन्होंने 30 साल तक तालीम हासिल की। अशबीलिया में ही उनके अपने शेख से मुलाकात हुई, जिनसे उन्होंने तसव्वुफ की तालीम हासिल की। आप अलैहिस्सलाम 38 साल की उम्र में बिलाद मशरिक यानी मशरकी ममालिक की तरफ रवाना हुए। कुछ अरसा मिस्र में क़याम किया, फिर बैतुल मुक़द्दस, मक्का मुअज़्ज़मा, बगदाद और रहलब गए, और आखिर में दमिश्क पहुंचकर जहां आपने मुस्तक़बिल सुकूनत अख्तियार की, यानी कि लास्ट में उन्होंने दमिश्क में क़याम किया, जहां पे उन्होंने आखिरी दम तक जो है वो वहीं पे उन्होंने क़याम किया था, फिर वो आगे यानी मूव ऑन नहीं किया उन्होंने। आपकी किताब फतुहात मकिया, या आपसे पूछा जा सकता है कि फतुहात मकिया किसकी किताब है, तो आप बताएंगे जी शेख इब्ने अरबी की है। और इनकी एक और किताब है, वो है जी हमारे पास फसूसुल हुक्म, ने बहुत शोहरत पाई, ये बहुत ज़्यादा शोहरत पाने वाली किताबें थी। इसके अलावा जो छोटी मोटी किताबें होती हैं वो उलमा की अलग होती हैं। आप दमिश्क में दरस व तदरीस और वासो नसीहत फरमाते रहे। आपने 638 हिजरी यानी कि 1240 ईस्वी में वफात पाई और जबले कसीवन में दफन किए गए। ये पहला पैराग्राफ आपके पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लाता है। उनकी कंप्लीट जो है नेम क्या था, वो कब पैदा हुए, हिजरी हिसाब से उनकी डेट ऑफ बर्थ, और ईस्वी हिसाब से इलाका क्या था, मुल्क क्या था, किस कबीले से ताल्लुक था, ये सब कुछ आप लोगों ने याद रखना होता है। ये हमारे पास एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोगों को इसकी एक चीज याद रखनी है। आगे आ जाते हैं जी। आप रहमतुल्लाह अलैहि की तसनीफ की तादाद 500 से जायद बयान की जाती है। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि शेख इब्ने अरबी की तसनीफ की तादाद कितनी है? 500। शेख अकबर की तसनीफ अपने ज़माने की मरवजा उलूम इस्लामी का अहाता करती हैं और ज़्यादातर तसव्वुफ के मौजू पर है। नेज़ आपने हदीस, तफसीर, सीरत और अदब के मौजू पर भी किताबें लिखी। आप रहमतुल्लाह अलैहि की तहरीरी सरमाया अदब में सूफियाना शायरी वगैरह भी शामिल है। यहाँ पे आपके एक्सरसाइज का आता है जी सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन कि इब्ने अरबी ने किन मौजूआत पर कुतब तसनीफ की। उसमें आप लिखेंगे कि शेख अकबर की तसनीफ अपने ज़माने के मरवजा उलूम इस्लामी का अहाता करती थी और ज़्यादातर उनके तसव्वुफ के मौजू पर हैं, और जिसमें जो है वो हदीस है, तफसीर, सीरत, अदब के मौजू वगैरह पे किताबें जो है वो लिखी जा चुकी हैं।
آگے آ جاتے ہیں جی دوسرے علماء جو ہے وہ ہمارے پاس ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 25 رمضان مبارک 1159 ہجری بے مطابق 7 شوال 1239 ہجری یعنی کہ 20 ستمبر 1746 عیسوی کو دلہی میں پیدا ہوئے، یعنی کہ انڈیا سے یہ لوگ بلونگ کرتے تھے. یہاں پہ جی آپ کے پاس ایکسرسائز کا تھرڈ شارٹ کوسچن کہ شاہ عبد العزیز کب اور کہاں پیدا ہوئے، اس میں یہاں سے یہاں تک آپ کمپلیٹ لائن مینشن کرو گے. آپ علیہ السلام کا تاریخی نام غلام حلیم ہے. آپ کا سلسلہ نسب 34 واسطوں سے یعنی 34 ٹائم سے یعنی 34th جنریشن ہے یہ ان کی جو ہے وہ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، یعنی کہ ان کا جو سلسلہ شجب نسب جو ہے وہ حسب نسب یعنی کہ ان کا جو آبائی پیچھے جاتے جائیں گرینڈ سے گرینڈ فادر تک جاتے جائیں تو وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے، یعنی کہ وہ عمر فاروق کی 34th نسل میں سے ہیں شاہ عبد العزیز. آپ سراج الہند کے لقب سے مشہور ہیں. یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کا لقب کیا تھا یا سراج الہند کس کا لقب تھا، تو یہ آپ نے مارک کرنا ہے. آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے ہیں. آپ کو ان کی وسعت کے ساتھ ساتھ حاضر دماغ میں بھی کمال حاصل تھا. شاہ عبد العزیز جب 17 سال کے ہوئے تو ان کے والد برگزار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی وفات ہوئی. یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کے والد کی وفات کس عمر میں ہوئی تھی، 17 سال کی عمر میں. اوائل عمر میں ہی کثرت امراض کے باوجود شاہ صاحب نے درس و تدریس کا عمل جاری رکھا اور اپنے والد کے جانشین مقرر ہوئے. والد ماجد کے انتقال کے بعد آپ تقریباً 12 سال تک علوم حدیث و تفسیر کی درس و تدریس میں مصروف رہے. علوم فلسفہ و منطق کے ساتھ ساتھ علوم حدیث و تفسیر میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا. شاہ عبد العزیز کی عظیم شخصیت اپنے دور میں محدثین اور مشائخ کا مرجع و ماخذ ہے جن کے شاگرد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. آپ نے پرفتن دور میں قرآن و حدیث کے علوم کے فروغ کے لیے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ان کی وجہ سے وہ ہمیشہ یاد کیے جائیں گے. یہاں پہ آپ کے پاس آتا ہے جی ایکسرسائز کا 4th شارٹ کوسچن کہ شاہ عبد العزیز نے کن علوم کے فروغ کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اس میں یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کمپلیٹ مینشن کرو گے. لاسٹ ہے جی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے 80 سال کی برس کی عمر میں یعنی کہ 9 شوال 1239 ہجری 1823 عیسوی میں جو ہے وفات پائی تھی. لاسٹ ہے جی ہمارے پاس ابن ارشد رحمۃ اللہ علیہ. اسلامی فلسفہ کی دنیا میں ابن ارشد کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. محمد بن احمد بن رشد رحمۃ اللہ علیہ قطبہ یہ بھی اندلس کے ایک باعزت گھرانے میں پیدا ہوئے. آپ نے فقہ، طب اور فلسفہ میں اپنے زمانے کے علماء سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد حکمت میں کمال حاصل کیا، یعنی کہ جو ان کی اسپیشلائزیشن تھی وہ حکمت میں انہوں نے کی تھی. ویسے ان کے جو مائنر سبجیکٹس تھے وہ فقہ، طب اور فلسفہ تھا اپنے زمانے میں، اور ان کا جو میجر تھا وہ کیا تھا جی، حکمت تھا. 548 ہجری میں ابن طفیل نے ابو یعقوب یوسف بن عبد الرحمن سے آپ کی ملاقات کروائی جو فلسفے کے دلدار تھے. ابن رشد نے ان کے لیے ارسطو کی کتابوں کو مختصر کیا. امیر مراکش نے انہیں اپنا طبیب بنانے کے لیے مراکش آنے کی دعوت دی. جلد ہی وہ قطبہ کا قاضی بن کر واپس آ گئے. تو وہ انہوں نے طبیب بنانے کے لیے جو ہے وہ سفارش کی تھی، دعوت دی تھی، لیکن وہ بن کے کیا آئے جی، قطبہ کے قاضی. آپ نے مراکش میں وفات پائی. یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. ابن رشد ارسطو کے بڑے مداح تھے. ان کا یہ خیال یہ تھا کہ ارسطو علم کی تنہائی کی بلندیوں پر پہنچا ہوا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو ارسطو کی کتابوں کی تلخیص اور تشریح کے لیے وقف کر رکھا تھا. جو کچھ ابن رشد نے لکھا اہل یورپ نے اس کا ترجمہ کیا اور اسے سیکھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ یہی ان کی حکمت کی بنیاد اور فلسفیانہ سرگرمیوں کے لیے معیار بن گیا. یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ابن رشد کا لکھا ہوا کس نے جو ہے اس کا ترجمہ کیا تھا، کس کے ممالک کے لوگوں نے، تو یورپ کے ممالک کے لوگوں نے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے اس کا ترجمہ سٹارٹ کیا تھا. آپ کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں بدیات المجتہد خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن میں ابن رشد نے فقہی مذاہب کے علاوہ اپنے مستقل آراء کا تذکرہ کیا ہے اور ائمہ فقہ کے علاوہ دلائل کا تقابلی جائزہ لیا ہے، جس سے ان کی اجتہادی صلاحیت عیاں ہوتی ہے. اور یہ آپ کے پاس ہے جی ایکسرسائز کا 5th شارٹ کوسچن کہ ابن راشد کی ایک کتاب کا نام لکھیں، اور وہ آپ کے پاس ان کی سب سے مشہور اور قابل ذکر کتاب ہے بدیات المجتہد. جو ان کی کتاب ہے یہ
सबसे ज्यादा और मशहूर उनकी एक किताब है। तो ये हो गया जी, हमारे पास लेक्चर की रीडिंग हो गई, साथ ही साथ हम लोगों ने कवर कर लिए अपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। आगे चलते हैं जी एक्सरसाइज पेज नंबर 100 की तरफ। सबसे पहले है जी हमारे पास एमसीक्यूज, और सबसे पहला एमसीक्यू है, इब्ने अरबी लक़ब है मुहय्युद्दीन का। इब्ने अरबी की मशहूर तसनीफ है फतुहाते मकिया। नंबर 3, शाह अब्दुल अजीज का सिलसिला नस्ब मिलता है हजरत उमर फारूक से। नंबर 4, शाह अब्दुल अजीज को कमाल हासिल था इल्मे हदीस में। नंबर 5, इब्ने रश्द मुतासिर थे अरस्तु से। शॉर्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लास्ट है जी, दर्जन शख्सियात पर मुतफसीली नोट लिखें। इब्ने अरबी, शाह अब्दुल अजीज और इब्ने रश्द, यानी कि तीनों शख्सियात, तीनों उलमा जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था रीडिंग करते हुए, उन्हीं पे आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जी हेडिंग जो है वो आपके सामने हाईलाइट भी है, और जैसे ही हम साथ कहीं पे हुई हेडिंग मॉडिफाई करनी पड़े तो हम वन बाय वन कर लेते हैं जी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी, अगर आपके पास नोट आ जाए शेख इब्ने अरबी पे, आप कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग दोगे जी तारुफ की। तारुफ की आपने हेडिंग देनी है। उस तारुफ की हेडिंग में आपने यहाँ से लिख के यहाँ तक कंप्लीट मेंशन करना है, सुकूनत अख्तियार कर ली। देन आप नंबर 2 है उनकी हेडिंग दोगे इस टॉपिक में किताब की, ये हाईलाइट भी की हुई है मैंने, किताब की आप हेडिंग दोगे और उसमें आप लोगों ने शोहरत पाई, ये बस ये एक सेंटेंस लिख देना। थर्ड आपने हेडिंग देनी है जी दरसो तदरीस। दरसो तदरीस में आप लोगों ने लिखना है जी यहाँ तक, नसीहत फरमाते रहे तक। फोर्थ आप हेडिंग दोगे जी वफात, उनकी वफात की ये एक लाइन जो यहाँ पे मेंशन है, आपने बस यही लाइन मेंशन करनी। फिफ्थ आप हेडिंग दोगे उनकी तसानीफ की, और उसमें आपके पास ये कंप्लीट पैराग्राफ जो होगा वो मेंशन हो जाएगा। तो 5 हेडिंग के साथ आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरे उलमा थे हमारे पास शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। अगर इन पे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे जी तारुफ की। तारुफ की हेडिंग यहाँ से लिखने स्टार्ट करेंगे और गुलाम हलीम है यहाँ तक आपने ये पॉइंट मेंशन करना। सेकेंड हेडिंग आपने इस पार्ट में देनी है जी सिलसिला नस्ब। सिलसिला नस्ब में आपने यहाँ तक मेंशन करना है। थर्ड हेडिंग आप दोगे लक़ब की। लक़ब की हेडिंग में आपने देना है यहाँ तक, आप लक़ब की हेडिंग में ही मेंशन कर दोगे, कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट आपने फोर्थ हेडिंग देनी है जी दरसो तदरीस का अमल। दरसो तदरीस का अमल, उसमें आपने ये पैराग्राफ यहाँ तक लिखना है। फोर्थ आप हेडिंग दोगे अलूम हदीसो तफसीर की दरसो तदरीस, यानी अलूम हदीस की इनकी उन्होंने दरसो तदरीस क्या की जी, वो यहाँ से स्टार्ट होगा पैराग्राफ, और उसमें आपने कहाँ तक लिखना होगा, यहाँ तक मेंशन करना होगा। सिक्स्थ आप हेडिंग दोगे जी कुरानो हदीस के अलूम के फ़रोग़, यानी कि पहले उन्होंने हदीस के लिए क्या से दर्स दिया, और इल्म और कुरान और हदीस दोनों के लिए उन्होंने किस तरह से जो है अपनी जो है वो खिदमात सर अंजाम दी, वो आप लिखोगे उसमें सिर्फ एक लाइन में यहाँ तक। लास्ट आपके पास सेवंथ हेडिंग होगी वफात की, उसमें आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट मेंशन कर देना है। आगे आ जाते हैं जी इब्ने रश्द की तरफ। वो क्या कहते हैं जी, सबसे पहले अगर आपसे इसमें पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप सबसे पहले हेडिंग दोगे तारुफ की। तारुफ की हेडिंग देने के बाद आपने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट पैराग्राफ लिखना है। सेकंड हेडिंग दोगे जी अरस्तु के मदा। आप बड़े बड़े का वर्ड काट देंगे, अरस्तु के मदा, और उसमें यहाँ से आपने हेडिंग लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने कंप्लीट मेंशन करना है। तीसरी हेडिंग होगी बस इसमें तसानीफ की, उसमें आपने ये लास्ट पैराग्राफ लिख देना है। उसी के साथ जो है ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों का चैप्टर नंबर 28 बाब शिशम हदायत के सर चश्मे और मशाहिर इस्लाम, ये भी हमारा आज के इस लेक्चर के साथ जो है वो कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 28 आपका मुकम्मल हो गया। आप लोगों का 97% जो सिलेबस है वो आज हमारा वाइंड अप हो गया। सिर्फ हमारे पास 2 छोटे छोटे से जो चैप्टर्स हैं, बहुत इजी चैप्टर्स हैं, वो बाकी रह गए। इंशाल्लाह उनको भी जल्द कवर अप करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन, कोई ऐसी चीज जो कहीं मुझसे बताने में रह गई हो, तो आप लोग जरूर पूछ सकते हो। और लास्ट में मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।